इस दुनिया में हर चीज भोगने के लिए बनी है, लेकिन कुछ चीजों का सुख भोगने के लिए इंसान इस छोटे से जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेता है। वो भूल जाता है कि लालच एक बुरी बला है, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमारी पटवारी से बात हुई थी, उसने सरकारी सड़क का नक्शा दिखाया है हमें। अरे कोई काम की भी बात पता चली या सब फुसकी बॉम्ब निकले? फुसकी बॉम्ब नहीं भाई, हाथ गोला निकाला है, वो भी बहुत बड़े वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोने पर जो दयाचंद रहता है ना, उसके जमीन से निकल रही है। और इतना ही नहीं भाई, उसकी जमीन का लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाला है। दयाचंद का पोता तो शहर में रहता है ना? हाँ भाई। इसका मतलब अगर हम उसकी जमीन अभी खरीद लें तो हम जिंदगी भर ऐश से रह सकेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है। बताओ फिर क्या करें आगे? ये तो अब ध्यानचंद ही बताएगा कि आगे क्या करना है। देख बुड्ढे, तेरे पांव कब्र में लटके हैं, इसलिए कहता हूँ इस जमीन जायदाद से मोह त्याग कर इन कागजात पर दस्तखत कर ले, अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। और अगर तुझे ये डर सता रहा है कि हम तुझसे फ्री की रेवाड़ियाँ ले रहे हैं तो तनाव मुक्त हो जा। तेरी जमीन का जितना बनता है उसकी पाई पाई तुझे मिल जाएगी, और अपनी रुखसती तक ऐश के साथ इस घर में रह, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है, और माँ का सौदा नहीं किया जाता। जा सकते हो तुम, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ी हड्डियों को जवान खून की तरह कड़कना नहीं चाहिए, हड्डियां टूटने का डर रहता है। अब ये अपनी डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप दस्तखत कर। भैया, आप लोग ये काका से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अगर ये अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते तो हमें इनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। छोटे, अपना ख्याल अपने पास ही रख, शहर में गुजर बसर करने के काम आएगा। हम यहाँ खेतों में हल चलाकर तेरे शहर का खर्चा पूरा नहीं बनाते, लठ के जोर पर कमा कर करते हैं। इसलिए अपना ख्याल अपने पास ही रख। दस्तखत तो इसका बाप भी करेगा। अबे ओ बुड्ढे, कर दे ये खेत हमारे नाम, वरना तेरी उंगलियों के निशान लेकर हम तुझे जिंदा तेरी ही जमीन में गाड़ देंगे। जो करना है कर लो, मगर किसी भी कीमत पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। मर जाएगा तो ये सब छाती पर लेकर जाएगा क्या? छाती पर बेशक न जाए, मगर मरने के बाद इस बात की खुशी होगी कि मेरी जमीन मेरी ही छाती पर है। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मर जाएगा ये। अरे भाई सुनो, भाई रुको, भाई रुको। भैया, भैया छोड़ दो इन्हें, ये गलत है। सही गलत की परिभाषा हमारे आगे नहीं चलती छोटे। हम जो करते हैं वही सही होता है। और सब्र रख, हम इसे मारने ही जा रहे हैं। तीनों भाइयों पर उनका लालच सिर चढ़कर बोल रहा था। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। लेकिन बुढ़ा भी जीवट था। उसके चेहरे पर मौत के खौफ की जगह हंसी तैर रही थी। भारी बारिश में छाते की आड़ में नेत्रपाल ने बुढ़े का अंगूठा साफ किया और सभी कागजात पर उसके अंगूठे की छाप ले ली। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। भाई, आज शराब के हर घूंट के साथ दयाचंद की याद आ रही थी। पिछले साल जब उसकी जमीन हथियाई थी तब भी यही मौसम था। साला क्या बोल रहा था? मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। किसी को मार भी दो और उसका मजाक भी उड़ाओ। कितने क्रूर हैं आप लोग।
ये जीवन एक जंगल के जैसा है छोटे, जहां शेर हमेशा कमजोर को खाता है और कभी भी इसका खेद नहीं जताता। तेरी सोच की सुई बेकार में ही एक जगह अटकी है छोटे, आगे बढ़ आगे। पर भाई, उस मरी हड्डी ने एक बात और बोली थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर वो सच में आ गया तो? अरे भाई, अभी तो एक ही पैग लगाया है तूने और कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है? दारू पी आराम से, मरे हुए लोग वापस नहीं आते कभी। अरे लेकिन सोचो, अगर वो वाकई में आ गया तो वो हर बुराई को खत्म कर देगा, जैसे भगवान राम ने रावण को मार कर किया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया तुम सबको लेने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये तो मर चुका है ना भाई। जान बचानी है तो भागो। मुझे माफ करो बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आपकी पूरी जमीन वापस कर दूंगा। मैं आपको और 10 एकड़ जमीन दे दूंगा, बस मुझे मारना नहीं। मौत सामने देखकर तेरे जैसे सभी लालची क्रूर इंसान मौत को भी पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। पर पगले, ये सौदा देने से पहले एक बार ये तो सोच लेता कि जमीन का ये मरा हुआ आदमी अब क्या करेगा। बोल, क्या करेगा? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम भले इंसान हो। कुछ दिनों में मेरा पोता दिल्ली से यहाँ आने वाला है। मेरी जमीन उसके नाम चढ़ा दो, वरना मेरी जमीन मेरी छाती पर ही रहेगी। समझ रहे हो ना? जरूरत से ज्यादा हासिल करने की चाहत लालच को जन्म देती है, और लालच बुराई को, और बुराई का नाश होना हमेशा से तय रहता है। दोस्तों, अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गया, लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर, हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए, मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही
दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए 12 बजे। देखिए सर, अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तू चल, कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल? संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना, क्या जहन्नुम से आई हो? तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं, नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई, वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो, अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action। अब तो जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं। बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दे। अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता। संगीता 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 संगीता। हाँ। सर, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप, तू क्या बोलता है? कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस, बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ।
हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौट कर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है। वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को सर। ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे 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 तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है। मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है, हम सबके बीच। डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है, मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक बोल। भैया आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था।
अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ, जानवर हूँ मैं। हाँ हाँ, हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है। तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। हंस तो वाकई में गए हो। भाई भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर
उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।